हेलो एवरीवन, आप सभी का धे क्लासेज में स्वागत है। 14 अप्रैल का जो बीपीएससी एडीओ का जो फर्स्ट फेज था और उसका जो जीएस पेपर था उसका एनालिसिस हम लोग कर रहे थे। 1 से 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने एक वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम लोग अगले 25 क्वेश्चन करेंगे 26 से 50 तक। इससे पहले मैं आपको एक तो कल बीपीएससी का जो एडीओ का जो सेकेंड फेज है उसका कल एग्ज़ाम है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करिए। दूसरा मैं एक दो टिप्स देना चाहता हूं आपको कि जैसा कि फर्स्ट फेज से हमको ये पता चला कि क्वेश्चन जो जीएस के आ रहे हैं, मैं जीएस के पेपर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो जो जीएस का जो पेपर आ रहा है वो थोड़े कंसेप्चुअल आ रहा है और ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि हर स्टेटमेंट आपको पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ध्यान से सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये ज़रूरी भी नहीं है कि सारे स्टेटमेंट्स आपको पता हो, तो कोशिश कीजिए कि जो आपको सही पता है या गलत पता है कि हाँ ये कंफर्म सही है या कंफर्म गलत है, तो उसको सिंगल आउट कीजिए और उसको ऑप्शन में ढूंढिए कि आप मान लीजिए कि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कौन कौन सही है, तो आपको पता चल गया कि कोई गलत स्टेटमेंट आपको पता चल गया, तो उसको फिल्टर आउट कीजिए कि ये जो स्टेटमेंट जिसमें सही सही दिखा रहा है इसको हटा देते हैं ऑप्शन से, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हट जाएंगे। फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, बहुत सारे क्वेश्चन में कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे आप यहाँ पे अपना स्मार्टनेस यूज करेंगे, ऐसा भी मैंने एक दो क्वेश्चन में आपको बताया था कि कैसे आप कर सकते हैं। तो कितना भी आप पढ़ के जाएंगे, पेपर सॉल्व करते समय बहुत ही कामनेस बनाए रखिए और अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिए। ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। अच्छा पेपर आएगा तो आपका स्कोर यदि 50 प्लस भी होगा तो वो एक अच्छा स्कोर होगा। चलिए फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये बोलता है कि एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है। वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर विस्थापन x के नियत वेग v2 से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार का औसत वेग क्या होगा? तो देखिए, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, औसत वेग जो होता है, वो कुल विस्थापन बटे जो टाइम लगता है वो होता है। तो कुल विस्थापन तो हमको पता है कि x प्लस एक्स हो जाएगा, पर टाइम जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे, एक में टाइम कितना लगा x बाई वी वन, दूसरे में टाइम कितना लगा x बाई वी टू। तो औसत वेग जब आप निकालिएगा तो हो जाएगा x प्लस एक्स टोटल विस्थापन बाई टोटल टाइम, तो x बाई वी वन प्लस एक्स बाई वी टू। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2v1v2 बाई v1 प्लस v2 ये आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे मैंने बोला है आपका ये आएगा, क्योंकि मैंने चेक किया था बना के, तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 काफी इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? पटना, कटिहार, भागलपुर, कैमूर। तो कैमूर जो है बिहार के एकदम पश्चिमी भाग में स्थित है। अब इस क्वेश्चन से हमको अगले फेज के लिए क्या एक जानकारी मिल रहा है कि आप मैप को अच्छे से, बिहार के मैप को अच्छे से थोड़ा देख के जाइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा, लेकिन काफी टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें मैच द कॉलम दिया गया है और ये बताया है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी बोलते हैं, एसी सर्किट, परिपथ को सर्किट बोलते हैं। एसी सर्किट में धारा और वोल्टेज का जो फेज होता है उसके बारे में चार मैच द कॉलम दिया गया है। तो शुद्ध ये जो इसका होगा, इसमें क्या होता है कि जो शुद्ध प्रतिरोध आर जो होता है इसमें यदि सर्किट जो है सिर्फ शुद्ध प्रतिरोध आर की बात करें तो उस केस में क्या होता है कि जो धारा होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है,
और वोल्टेज जो होता है सेम फेज में होता है। ठीक है, जब शुद्ध धारिता शुद्ध कैपेसिटर जो होता है उस केस में क्या होता है कि धारा जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है। शुद्ध प्रेरकत्व, उस केस में क्या होता है कि धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। और आरएलसी सीरीज सर्किट जो होता है इस केस में धारा और वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज जो है सेम फेज में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका कौन सा मैच द कॉलम होगा? आर के केस में हम लोगों ने क्या देखा, आर का सही आंसर है पहला का जो सही ऑप्शन मैच द कॉलम मिलाएंगे हम, वो है क्यू। ठीक है, फर्स्ट का क्यू, सेकंड जो है उसका है आपका पी, थर्ड का है एस और फोर्थ का है आर। तो ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है। थोड़ा सा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है सत्य शोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। दूसरा, इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। तीसरा, समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि कितने सही हैं, कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला बिल्कुल सही है कि इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि जो ब्राह्मणवादी प्रभुत्व है उसको चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना। दूसरा भी सही है कि सत्य शोधक समाज ने महिलाओं और निचली जातियों के लिए जो शिक्षा है उनके उसकी दिशा में भी काम किया था कि उनको सही ढंग से शिक्षा मिले। ये दोनों एकदम सही स्टेटमेंट है। तीसरा जो है कि समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया, गलत है। उल्टा सत्य शोधक समाज तो इसीलिए बना था कि ये सब चीज अस्पृश्यता इन चीजों का विरोध हो, ये समाज से हटे। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? दो, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था? ऑप्शन ए, कॉम्पिटिटिव कलेक्टिव क्लाइमेट न्यूट्रल जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, फ्रॉम गोल्स टू एक्शन पावर द फ्यूचर विथ सस्टेनेबल एनर्जी। तो जो 2025 का जो सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का जो थीम था वो था ऑप्शन सी, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 31 ये बोल रहा है बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। केवल बिथेराइट, दोनों बैराइट और बिथेराइट, केवल बैराइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बैराइट होता है और बिथेराइट होता है दोनों बेरियम का अयस्क है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारी की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, वे संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे जैसा कि निग्रोध जातक में उल्लेख किया गया है। वे मौर्य साम्राज्य में मुख्य कर संग्राहक के रूप में कार्य करते थे। वे सैन्य प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारी थे। वे शाही खजाने और सिक्कों की ढलाई का प्रबंधन करते थे। तो देखिए, भंडा गाड़ी का जो इस शब्द का जो चलन है ये जो महाजनपद पीरियड है उस दौरान हुआ करता था। तो आप ऑप्शन को देखें तो आपका ऑप्शन बी तो ऐसे ही कट गया। और भंडागारिक जो नाम से भी थोड़ा लगता है कि हम लोग भी हम अपने ग्रामीण शब्दों में भंडार घर ऐसे बोलते हैं। तो क्या है ना कि भंडागारिक का जो मतलब होता था वो कोषाध्यक्ष होता था। तो इससे क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका कट गया। हाँ, तो ए और डी ऑप्शन
बचा है। हाँ, तो ये जो होता था, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जब मैंने आपको बोला कि महाजनपद पीरियड का है, तो महाजनपद पीरियड में शाही जैसा कुछ नहीं होता था, ज्यादातर चीजें जो है संघ से जुड़े हुए थे, वहाँ संघ था। और वैसे भी इसमें आ, वो क्या करते थे, संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे। तो ऑप्शन ए जो है ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी भी थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, क्योंकि कोषाध्यक्ष इसका मीनिंग होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 345, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले देख के मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, पॉलिटी के क्वेश्चन अक्सर डायरेक्ट पूछे गए थे और आर्टिकल्स पूछे गए थे। तो आप एक बार आर्टिकल्स को, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो जरूर देख लें। कोशिश करें कि एक बार सब पे आप गो थ्रू कर लें, हर आर्टिकल्स को एक बार ध्यान से देख लें। तो इसका सही आंसर है ए। आर्टिकल 348 जो है उसमें ये बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। पर इसके एक सब आर्टिकल में ये बोला गया कि यदि गवर्नर चाहे, राज्य का जो राज्यपाल होते हैं वो यदि चाहें, तो राष्ट्रपति के परमिशन से, राष्ट्रपति के कंसेंट से वो जो है हिंदी या किसी अन्य जो राज्य की भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको वो जो हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर सकते हैं। ये इसके एक सब आर्टिकल में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा, जिसको ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, का प्रतिशत इसके जीएसडीपी का था 3.8, 4.2, 3.0, 5.1। तो 3% इसका सही आंसर है। ध्यान रखिए, ये 2024-25 का बजट का अनुमान पूछा है। इस साल का जो बजट अनुमान था उसमें जो है फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2.99% बोला गया है। इस पे मैंने एक एमसीक्यू का, बिहार बजट के ऊपर एक एमसीक्यू का भी मैंने वीडियो डाला है और बिहार इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी डाला है। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख के जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 7%, 11%, 5% या 13%? काफी इजी क्वेश्चन है। एक्चुअल में 7 से 8% के बीच में है, तो वही 7% जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, एमएसएमई अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है: निर्माणी क्षेत्र में विनियोग, सेवा क्षेत्र में उत्पादन, केवल विनियोग, सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, एमएसएमई एक्ट जो था उसमें थोड़े चेंजेस हुए थे। पहले क्या होता था कि सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, निर्माण क्षेत्र जिसको बोलते हैं, दोनों का डेफिनेशन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अलग अलग था। फिर इसको चेंज कर दिया गया। अभी जो है दोनों सेक्टर में, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, डेफिनेशन एक ही है। यदि इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ या उससे कम और एनुअल टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ या उससे कम है, तो उसको हम माइक्रो इंटरप्राइज बोलेंगे, उसको हम माइक्रो इंटरप्राइज बोलेंगे। यदि इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 करोड़ या उससे कम और जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ या उससे कम है, तो हम उसको स्मॉल इंटरप्राइज बोलेंगे। और इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में 125 करोड़ या उससे कम और टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ या उससे कम है, तो उसको हम मीडियम इंटरप्राइज बोलेंगे। तो एमएसएमई में 3 ही होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज। तीनों का डेफिनेशन जो है ये था, और ये दोनों सेक्टर के लिए सेम है, चाहे वो सर्विस सेक्टर से जुड़े उद्योग हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े उद्योग हो।
तो इसका सही आंसर जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें एक कथन दिया है और कारण दिया हुआ है। कथन क्या है कि 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित किया जा सके। रीजन में बोला है कि यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। देखिए, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब ये देखना है कि ये सही स्पष्टीकरण है कि नहीं है। तो है, क्योंकि तिलका मांझी जो है वो एक आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी थे। इनफैक्ट तिलका मांझी जो है भारत की एक तरह से बोला जाए तो बहुत ही शुरुआत के जो आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी बोला जाए तो उस टाइप में थे। उन्होंने एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी थी। उसके बाद उनको जो सजा दी गई वो इतनी बेरहम थी कि उनको घोड़े से घसीट के ले जाया गया और उनको जो है बरगद के पेड़ में लटका दिया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, आदिवासी समुदाय से आते थे। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये भी सही है और रीजन भी सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी होना चाहिए। हाँ, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, एक आदर्श गैस को पीवी आरेख में दर्शाए गए अनुसार एबीसीए बंद चक्र में ले जाया जाता है। बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। एक पूर्ण चक्र के दौरान किया गया कार्य वर्क डन कितना होगा। तो एक पीवी का डायग्राम आपके पास है और उसमें बोल रहा है कि वर्क डन कितना होगा। जब भी ऐसा डायग्राम हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, उस केस में आपको ये देखना है कि देखिए वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, प्रेशर में चेंज कितना हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए जो ए से सी है, ए से सी जो है यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है 2 यूनिट से, प्रेशर कांस्टेंट है। बी सी जो है इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कितना चेंज हो रहा है 3। तो टोटल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना होगा 6, इस हाफ से डिवाइड कीजिए 3 पीवी वर्क डन हुआ। लेकिन यदि क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों ऑप्शन में दे देता तो बड़ा ही लड़के फंस जाते उसमें। उस केस में हमको क्या करना है, देखिए वर्क डन यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज मतलब जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो निगेटिव होगा। तो ध्यान से देखिए वर्क डन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ए बी सी ए, तो ये इसी डायरेक्शन में घड़ी घूमती है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। यदि इस ऑप्शन में +3 पीवी या -3 पीवी दोनों दिया होता फिर भी इसका आंसर +3 पीवी ही होता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें एक तरफ जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास दिया गया है, दूसरे तरफ किन देशों के बीच में होता है ये दिया गया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन बैंकिंग इन सब में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिए जो ऊपर के 3 हैं वरुण, धर्मा गार्जियन, इक्वेरिन, ये तीनों काफी ही फेमस हैं। साइक्लोन थोड़ा सा कम फेमस है फिर भी, तो इन तीनों के सहारे भी आप देख सकते हैं। वरुण जो है वो भारत फ्रांस का एक्सरसाइज है, धर्मा गार्जियन भारत और जापान का है, इक्वेरिन भारत और मालदीव का है। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, तो सीधा सीधा ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। साइक्लोन थोड़ा कम फेमस एक्सरसाइज है तो आप ना भी जानते तो भी आपका ये बन जाता। क्वेश्चन नंबर 40, 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। कथन ये है कि चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। रीजन, इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। तो देखिए कथन भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि आंदोलन नील उत्पादकों के सामने जो आने वाली समस्या, नील जो की खेती जो होती थी, जो किसान करते थे, उनके सामने जो समस्या आ रही थी उसी का समाधान करने के लिए आंदोलन हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह सही बात है, ये गांधी का पहला सबसे बड़ा जन आंदोलन था। तो ये भी सही है।
और जन आंदोलन था और इसका रीजन ये दिया हुआ है कि नील उत्पादकों के, तो किसान जो होते हैं, किसान तो मास लेवल पे है, तो वो जन आंदोलन तो होगा ही, तो रीजन भी सही है। ये आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी? 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई। तो इवन थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर्स है, लेकिन जो लोग रेगुलर न्यूज़पेपर या न्यूज़ देखते होंगे तो उनको एकदम ये याद होगा, क्योंकि अक्सर जगह हेडलाइंस ये आया था कि भाजपा ने 27 साल बाद जो है दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। तो 27 साल इसका सही आंसर, 27 वर्ष। ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 42, जोजिला दर्रा किनके बीच में आता है? कश्मीर और पाकिस्तान, कश्मीर और हिमाचल, कश्मीर घाटी और लद्दाख, कश्मीर और तिब्बत। मैंने एक वीडियो बनाया था स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड, उसके ट्रिटी के संबंध में, तो उसमें मैंने बोला था कि दर्रा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कभी दर्रे के बारे में बताऊंगा भी। तो जोजिला दर्रा जो भारत का बहुत ही प्रमुख दर्रा है और ये कश्मीर और लद्दाख के बीच में है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें भी एक कथन है और रीजन है। भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। रीजन, या उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूलन में बाधा डालता है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है। हाँ, कि भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है, भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। दूसरा, यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूलन में बाधा डालता है। ये जो रीजन है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, उत्सर्जन में कमी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, कथन जो है वो सही है। दूसरा ये बोल रहे हैं उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूलन में बाधा डालता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। देखिए करप्शन क्या होगा, करप्शन से क्या होगा कि जो आवंटित धन होगा जलवायु परिवर्तन के लिए उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो स्वाभाविक है कि वो उसका जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकने में जो उसका इस्तेमाल होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये सही स्पष्टीकरण भी है। यही रीजन है जिसके कारण जो है भ्रष्टाचार क्या है, जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी? 5 से 7, 3 से 5, 6 से 10, 4 से 8। तो इसका सही आंसर 6 से 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45, अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? नालंदा मखाना, मिथिला मखाना, दरभंगा मखाना, वैशाली मखाना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही इसका आंसर सब लोग दे देंगे, मिथिला मखाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें क्या है ना कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत में स्थापित उद्योग और मिलों को कालानुक्रमिक मतलब एक ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो जो पहला कपास मिल, पहला जो कॉटन फैक्ट्री था वो 1818 में एस्टेब्लिश हुआ था कोलकाता में। जूट का जो फैक्ट्री था फर्स्ट वो 1855 में कलकत्ता में हुआ था। पेपर का जो फैक्ट्री था 1832 में श्रीरामपुर में हुआ था, ये भी बंगाल में ही आता है। और पहला स्टील का जो प्लांट हुआ लगा था वो 1907 में लगा था जमशेदपुर में, टाटा स्टील कंपनी जो है वहां पे। तो अब देखिए तो फर्स्ट पहला कौन होगा? पहला जो है कॉटन फैक्ट्री 1818 में, उसके बाद पेपर फैक्ट्री ऑप्शन 3 1832, फिर जूट फैक्ट्री 1855, फिर इस्पात संयंत्र 1907। तो इसमें ऑप्शन होगा पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47,
क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, काम करने का अधिकार, बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। देखिए, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं पॉलिटी के, और इनसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। तो इनके बारे में अच्छा नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक इनका जिक्र है। तो पहला जो है, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39 में इसका जिक्र है, ये सही है। काम करने का अधिकार, कुछ केस में काम करने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 41 में इसका जिक्र है। ऑप्शन 3, बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, तो आर्टिकल 41 में ये भी बोला गया है कि सरकार को जो है जैसी खराब सामाजिक स्थिति, जैसे हो गया कोई वृद्धावस्था हो गया, विधवावस्था हो गया, या बेरोजगारी की स्थिति में उसको सहायता करनी चाहिए। तो आर्टिकल 41 में इसका भी जिक्र है। तो तीनों जो दिया गया है, ये तीनों हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। हाँ, तो तीनों, इसका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, ये जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पन, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, चार जो प्रमुख जो लेंस और दर्पण है इनका, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसके बारे में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, मैच द कॉलम है। अब ध्यान से देखिए, पहले जो आपको कंफर्म पता है, जो चीज आप बचपन से पढ़ते रहे उसको मिलाने की कोशिश कीजिए। देखिए, अवतल दर्पण जो है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जो हम लोग सेविंग करवाते हैं, नाई के पास जाते हैं वहां पे, तो 1 का एस होगा, ठीक है, 1 का एस होगा। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो वाहन के जो बगल में जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें होता है, तो एस आर। तो इससे क्या पता चल रहा है, ए नहीं तो बी में हमारा ऑप्शन होगा। अब कन्वेक्स लेंस देखिए, कन्वेक्स लेंस आप ऐसे भी जानते होइएगा कि कन्वेक्स लेंस जो होता है उत्तल लेंस, इसका एक और नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज करता है मतलब एक जगह लाता है। तो प्रोजेक्टर में क्या होता है, प्रोजेक्टर में वही ना करते हैं हम लोग, फोकस करते हैं एक जगह पे। कैमरा में भी क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो इसका सही आंसर तीसरा का कौन सा होगा, पी। तो एस आर पी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैसे तो ऑप्शन 4 भी आप इजी बना सकते, लेकिन क्या होता है ना कि मायोपिया और जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, इसमें थोड़ा सा कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है और दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। इसलिए मैंने कोशिश किया 1 2 3 से ही आपको आंसर मिल जाएगा, एस आर पी और फोर्थ का क्यू। तो अवतल लेंस का जो है यूज जो है हमारा मायोपिया को ठीक करने में होता है, ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष होता है इसको सुधारने के लिए अवतल लेंस का यूज, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सी थी, कौन सी है, अरावली, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, हिमाचल हिमालय। तो अरावली जो है हमारी प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है, न्यूज में भी थी, तो इसके बारे में काफी न्यूज में था लास्ट ईयर ये, तो हमको पता होना भी चाहिए, और ये इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे एनालिसिस में, वो है क्वेश्चन नंबर 50। 10 जनवरी 2025 को भारत कौन से नंबर का देश बना जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो भारत चौथा देश था। भारत से पहले यूएस, रशिया और चाइना ये काम कर चुके थे। अब थोड़ा आप ये समझिए कि उपग्रह डॉकिंग होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है ना कि उपग्रह डॉकिंग में क्या होता है कि दो फास्ट मूविंग जो होते हैं आपका जो सैटेलाइट होते हैं, इनको मूव करते टाइम भी जोड़ा जा सकता है स्पेसक्राफ्ट की मदद से।
तो इसका इस्तेमाल क्या कैसे कहाँ पे होगा? तो क्या होगा कि भारत का जो चंद्रमा का मिशन आने वाला है, और तो उसमें क्या होगा ना कि अलग-अलग पार्ट्स जो हैं उनको जोड़ने का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मिशन था, और इस मिशन का शायद नाम स्पेडेक्स था। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार शायद, लेकिन शायद जहाँ तक मुझे याद है स्पेडेक्स इस मिशन का नाम था। तो भारत चौथे नंबर का देश था। थोड़ा-सा पुराना करंट अफेयर्स ये पूछा गया है, हो सकता है लोगों को ध्यान में ना रहे। लेकिन टफ क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन मॉडरेट था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए मॉडरेट है क्योंकि ये काफ़ी पुराना न्यूज़ है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। आप लोग फिर से मैं आप लोग को कल के एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। आप लोग अच्छा करें, पेपर को बहुत आराम से सॉल्व करें।